नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पलाश और स्वागत है आपका रूहानी किस्से में। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी रूह तक हिला देगा। अंधेरों की खामोशी, सुनसान रास्ते और अनसुनी चीखों के बीच हम आपको ले चलेंगे उन किस्सों की दुनिया में जहाँ हर परछाई में छुपा है एक डरावनी राज। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कहानी। ये कहानी शुरू होती है एक पुरानी सुनसान गांव से। इस गांव का नाम था कालीपुर। बाहर से देखने पर यह गांव साधारण लगता था। खेत, झोपड़ियां, तालाब और चारों तरफ फली हरियाली। लेकिन जब सूरज ढलता तो यहाँ का सन्नाटा इंसान को रोंगटे खड़े कर देता। गांव का मुखिया धीरेन बूढ़ा मगर समझदार आदमी था। एक रात वो अपने पोते को गोदी में बिठाकर धीरे से बोला, बेटा, ये गांव साधारण नहीं है। सदियों पहले यहाँ एक भयानक सांप लगाया गया था। उस सांप की वजह से हर रात इस गांव में कुछ ऐसा घटता है जिसे इंसान की आंखें देख तो लेती है लेकिन दिमाग मान नहीं पाता। बच्चा डरकर दादाजी के छाती से चिपक गया, लेकिन असली डर तो गांव वालों के दिलों में हमेशा छिपा रहता था। उसी रात गांव का सीधा साधा नौजवान मोहन अपने खेतों की देखभाल कर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा। खेत के किनारे पेड़ के बीच एक सफेद साया खड़ा था। ये देख के मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख भी नहीं पाया, बस घबरा कर दौड़ पड़ा। सुबह होते ही मोहन गांव वालों के बीच हाँफते हुए बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई साया हमें देख रहा है। वो खेत में घूम रहा है। लोग ये सब सुन के चुप रहे क्योंकि ये पहली बार नहीं था। गांव का हर आदमी किसी न किसी दिन उस साये को देख चुका था। तभी वहां पहुंचा सुदामा। उसकी झुकी कमर, सफेद दाढ़ी और कांपती आवाज सबको खामोश कर देती थी। उसने धीरे से कहा, ये वही साया है जिसे मैंने सालों पहले देखा था। गांव के बीच वाली हवेली से वो औरत की चीख आती थी और उसी रात आसमान लाल हो गया था। ये सुनकर सबकी नजर घूम कर टिकी टूटी फूटी पुरानी हवेली पर। कहा जाता था उस हवेली में रहती थी एक औरत, कल्याणी। औरत जो अब इंसान नहीं रही, वो इस गांव के सांप की जड़ थी। धीरन मुखिया ने गहरी सांस लेकर कहा, अब वक्त आ गया है सच सामने लाने का। हवेली का दरवाजा हमें ही खोलना होगा। उस रात गांव में सन्नाटा और गहरा हो गया। सबकी निगाहें उस हवेली पर थी जहां अंधेरे को बीच टूटी खिड़की से किसी औरत की आंखें चमक रही थी। रात का अंधेरा पूरे कालीपुर गांव को निगल चुका था। लोग अपने अपने घर के दरवाजा बंद करके एक दूसरे के सहारे बैठे थे, लेकिन गांव के बीच खड़ी वो हवेली अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। गांव के दो नौजवान नरेश और मोहन चुपचाप हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। मोहन के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। उसने नरेश से धीमी आवाज में कहा, भाई, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने कल रात खेतों में जो देखा वो इंसान नहीं था। नरेश ने उसकी आंखों में देखा और बोला, डरना मत मोहन, अगर हम सच का पता नहीं लगाए तो गांव का शाप कभी नहीं टूटेगा। चलो। दोनों ने
हवेली का टूटा हुआ दरवाजा धकेल कर खोला। हवेली के अंदर सीलन और गीली मिट्टी की बदबू थी। हवेली पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हैं। अचानक मोहन का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो जमीन पर बिखरी थी मानव खोपड़ियां। मोहन चीख पड़ा, लेकिन नरेश ने उसका मुंह दबा दिया। दीवार से एक अजीब आवाज आई। मोहन कँपने लगा। नरेश, किसी ने कुछ कहा दीवार से। नरेश ने कांपते हाथों से दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर को हटाया। तस्वीर के पीछे एक दरार थी और उस दरार से टपक रहा था गारा लाल खून। मोहन ने ये देखकर बुरी तरह चिल्लाया, ये खून है नरेश, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो भागते, हवेली का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर और भी गहरा अंधेरा हो गया। दोनों दीवारों के सहारे खड़े थे कि तभी अचानक पीछे से किसी की परछाई गुजरी। मोहन कांपते हुए बोला, कोई हमारा साथ यहाँ है। नरेश ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, कौन है वहाँ, सामने आओ। और तभी सीढ़ियों पर धीरे धीरे एक औरत का साया उतरा। उसके हाथों में जंजीर बंधी थी, चेहरा अध जला हुआ और आंखें लाल। वो बुदबुदा रही थी, तुम क्यों आए हो मेरे घर? ये गांव अब कभी मुक्त नहीं होगा। ये सब सुनकर मोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। नरेश ने उसकी बाह पकड़कर खींचा, लेकिन औरत का साया और पास आने लगा। उसी वक्त हवेली के बाहर से मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। वो था बालचंद तंत्री, जो सालों बाद गांव लौटा था। उसकी आवाज सुनते ही हवेली कँपने लगी और औरत का साया चीखते हुए पीछे हट गया। नरेश ने हैरानी से पूछा, ये कौन है और इसे कैसे रोका जा सकता है? बालचंद तांत्रिक ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी और कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये है कल्याणी, जिसे सदियों पहले जिंदा जलाया गया था। अब उसका शाप इस हवेली में बंधा है। अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो पूरा गांव इस शाप में समा जाएगा। मोहन अभी भी बेहोश पड़ा था और हवेली के अंदर अंधेरा और भी घना हो रहा था। बालचंद की आंखों में डर नहीं था, लेकिन उसने धीरे से कहा, अभी तो ये शुरुआत है, आगे जो होगा उसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। हवेली की रात के बाद पूरा कालीपुर गांव सहमा हुआ था। लोगों ने अपने दरवाजों और खिड़कियां मजबूती से बंद कर ली थी। बच्चे रात में अचानक रो पड़ते और औरतें दियों में तेल भरकर बार बार जलाती, लेकिन अंधेरा जैसे बुझने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुखिया धीरेन ने गांव वालों को चौपल पर बुलाया। उसने सबको बोला, हमने बहुत सह लिया, अब समय आ गया है कि कोई बाहरी आदमी इस शाप की असलियत सामने लाए। गांव वालों एक दूसरे का मुंह दिखने लगा। उसी वक्त गांव में दूर से एक आदमी दिखाई दिया। उसके कंधे पर बैग था, साथ में कैमरा और किताब। वो था विनोद, शहर से आया। विनोद चौपाल में आकर बोला, मुझे आपके गांव की कहानी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। मैं यहाँ रिसर्च करने आया हूँ, सिर्फ अंधविश्वास नहीं, सच जानने के लिए आया हूँ। मोहन, जो अब तक हवेली के डर से कांप रहा था, गुस्से में बोला, तुम शहर वालों क्या जानो? वो औरत की आंखें, उसकी चीख, वो मौत की सच्चाई है। विनोद शांत स्वर में बोला, लेकिन
शायद मेरे पास कुछ सबूत है। उसने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली। किताब की जिल्द फटी हुई थी, लेकिन उस पर साफ लिखा था कल्याणी की गाथा। गांव वालों हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। विनोद ने पन्ने पलटकर पढ़ना शुरू किया। लगभग 200 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, कल्याणी। वो तंत्र मंत्र जानती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डाहिन कहकर जिंदा जला दिया। उसकी चीख हवेली की दीवारों में कैद हो गई। मरते वक्त उसने कहा था, इस गांव में कोई चैन से नहीं जी पाएगा। हर जन्म में लौटूंगा और सबको अपने साथ ले जाऊंगा। पन्ने पढ़ते पढ़ते अचानक विनोद रुक गया। किताब के पन्ने से धुआं उठने लगा, जैसे किसी ने उसे आग लगा दी। गांव वालों चिल्लाकर पीछे हट गए। बालचंद तांत्रिक आगे आया और बोला, ये आग सामान्य नहीं है, कल्याणी खुद हमें सुन रही है। तभी पास के कुएं से अजीब अजीब आवाज आने लगी और लोग दौड़े और देखा कुएं का पानी काला होकर उबल रहा था। उससे धुआं निकल रहा था और धुएं में एक औरत का चेहरा उभर आया। मोहन चीख पड़ा, वो वही चेहरा, हवेली वाला चेहरा। गांव में अफरा तफरी मच गई और उसी अफरा तफरी में सुदामा चरवाहा कपटी आवाज में बोला, मैंने उसे देखा था सालों पहले। वो रात थी रक्त चांद की, आज वही रात फिर लौट रही है। धीरेन मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, अगर रक्त चांद की रात लौट आए तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हमको ही कोई रास्ता खोजना होगा। विनोद ने साहस के साथ कहा, शायद इस गांव को बचाने का एक ही उपाय है। कल्याणी की अधूरे कर्मों को पूरा करना होगा, या फिर उसके आत्मा को उसी आग में समर्पित करना होगा जिसमें वो जलाई गई थी। बालचंद ने गहरी सांस लेकर कहा, ये काम आसान नहीं है। इसके लिए हमें हवेली के अंदर जाना होगा, जहाँ उसकी आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। गांव वालों की आंखों में डर था, लेकिन नरेश ने आगे बढ़कर कहा, अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूँ। गांव के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विनोद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम तैयार हो तो जाओ, क्योंकि रक्त चांद की रात बस आने ही वाली है। रात ढल चुकी थी। आसमान में लाल रंग का चांद निकल चुका था। गांव पर छाया हुआ अंधेरा अब और भी गाढ़ा हो गया था। लोग अपने घर में बंद थे, लेकिन हर खिड़की के पीछे से डरी हुई आंखें हवेली की तरफ झांक रही थी। हवेली के सामने खड़े थे नरेश, विनोद, बालचंद और मोहन। मोहन अब भी कांप रहा था, लेकिन नरेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। विनोद के बैग में मंत्रों की किताब और कुछ पुराने औजार थे, जबकि बालचंद के साथ तांत्रिक छड़ी। बालचंद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, रक्त चंद की रात आ चुकी है। आज अगर हमने कल्याणी की आत्मा को नहीं रोका तो कालीपुर गांव मिट जाएगा। अब वो चारों हवेली के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में लाल रोशनी चमकी और हवा में औरत की चीख गूंज उठी, तुम सबको मैंने चेतावनी दी थी, अब कोई बच नहीं पाएगा। दीवारों से खून बहने लगा। छत से झूलती रस्सियों पर इंसानी हड्डियां लटक गई। मोहन जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। भगवान, हमें बचा लो। लेकिन नरेश ने उसकी बाहों पकड़कर खड़ा किया। डरना मत, यही समय है। हम गांव वालों के लिए हम लड़ेंगे। विनोद ने किताब खोली और जोरों से पढ़ने लगा। बालचंद ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसकी छड़ी जमीन पर पड़ते ही चिंगारियां निकलने लगी। अचानक हवेली के सीढ़ियों पर कल्याणी की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा
अधजला, बाल बिखरी हुई और आंखें अंगार की तरह लाल थी। उसने चीखते हुए कहा, मेरा न्याय अधूरा है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा ये गांव जलता रहेगा। नरेश आगे बढ़ा और साहस के साथ बोला, अगर न्याय चाहिए तो मुझसे ले लो, गांव वालों को छोड़ दो। कल्याणी की आत्मा और जोर से चीखी, उसकी जंजीर टूट गई और वो नरेश की तरफ बढ़ी। बालचंद ने मंत्रोच्चार और तेज कर दिया। विनोद ने किताब में लिखा अंतिम मंत्र पढ़ा, ओम अग्निदेवाय नमः। अचानक आसमान से लाल रोशनी हवेली के बीच गिरी। हवेली कांपने लगी। नरेश ने अपने छाती पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। गांव के लिए मैं अपने जीवन समर्पित करता हूँ। ये कहते ही उसके शरीर से तेज प्रकाश निकला और सीधा कल्याणी की आत्मा से टकराया। कल्याणी चीखती रही, उसका चेहरा धुएं में बदल गया और हवेली की दीवार गिरने लगी। मोहन चिल्लाया, नरेश नहीं! लेकिन नरेश की शरीर राख में बदल चुकी थी। उसकी आत्मा हवेली के भीतर कैद हो गई और कल्याणी की आत्मा धुएं में विलीन हो गई। सुबह होते ही गांव में शांति लौट आई और पंछी चहचहाने लगी। बच्चे बाहर निकलकर खेल रही थी। गांव वाले समझ गया कि सांप खत्म हो गया है। मुखिया धीरेन रोते रोते कहने लगे, नरेश ने हमें बचा लिया। उसने अपना बलिदान देकर इस गांव को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही सबने चैन की सांस ली, हवेली की टूटी खिड़कियों से एक धीमी सी फुसफुसाई सुनाई दी, मैं लौटूंगी क्योंकि सांप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय और डरावनी दास्तां। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल रूहानी किस्सों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगली बार जब अंधेरे से कोई नई दास्तान निकले तो उसकी खौफनाक आहट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली डरावनी रात में। तब तक आंखें खुली रखिए क्योंकि साए हर जगह है।